10 साल का वक्त कम नहीं होता कि किसी को भुलाया ना जा सके, परंतु जब यादों में कड़वाहट का जहर घुला हो तो किसी को भुलाना भी आसान नहीं होता। आशीष ने पूरे 10 साल तक ये कड़वा जहर धीरे धीरे पिया था, और अब जब उसकी कड़वाहट थोड़ी कम होने लगी थी तो अचानक उस जहर की मात्रा दुगनी हो गई थी। वे स्वयं डॉक्टर थे, परंतु इस जहर का इलाज उनके पास भी न था। दोपहर के 1:30 बजे का समय डॉक्टर आशीष के क्लिनिक के बंद होने का होता है। उस समय पूरे 1:30 बज रहे थे, परंतु उनका एक मरीज बाकी था। उन्होंने अपने सहायक को मरीज को अंदर भेजने को कहा और खुद मेज पर पड़े अखबार को देखने लगे। जब मरीज अंदर दरवाजा खोलकर आया तब भी वे मेज पर पड़े अखबार को ही देख रहे थे। उनके इशारे पर जब मरीज दाहिनी तरफ रखे स्टूल के ऊपर बैठ गया तो उन्होंने निगाहें उठाकर उसकी ओर देखा, तो देखते ही जैसे उनके दिमाग में एक भयानक धमाका हुआ। चारों तरफ आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उठी और वे संज्ञा शून्य बैठे के बैठे रह गए। उनके चेहरे पर हैरत के भाव थे। वे अबाक अपने सामने बैठी महिला को अपलक देख रहे थे। फिर जब उनकी चेतना लौटी तो उनके मुंह से बस इतना ही निकला, तुम, मेरा मतलब आप? हाँ मैं, महिला ने स्थिर स्वर में कहा। फिर वो चुप हो गई और एकटक डॉक्टर आशीष का मुंह ताकने लगी। दोनों एक दूसरे को ताक रहे थे। डॉक्टर आशीष की समझ में नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या पूछें। कुछ देर तक यूं ही ताकते रहने के बाद अपने दिमाग से अनचाहे विचारों को झटक कर उन्होंने स्वयं को संभाला और एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह पूछा, बताइए क्या तकलीफ है आपको? आशीष की इस बात से वो महिला सहम गई। उसके स्वर में एक अजीब सा कंपन आ गया। बोली, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं केवल आपसे मिलने आई हूँ। बताकर आती तो आप मिलते नहीं, इसलिए मरीज बनकर आई हूँ। क्या मेरी बात सुनने के लिए आप कुछ वक्त दे सकेंगे? उसके स्वर में याचना का भाव था। डॉक्टर नरमदिल आदमी थे, गलत बात पर उत्तेजित अवश्य होते थे, परंतु अपने गुस्से को पी जाते थे। कभी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते थे। आज भी वे उस महिला को देखकर विचलित हो गए थे। पुरानी यादें उनके मन में जहर की तरह पिघलने लगी थीं, परंतु उस महिला पर उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा था, जबकि उस महिला ने ही उनके जीवन में 10 साल पूर्व जहर का समुद्र भर दिया था, और वे धीरे धीरे उस जहर को पी रहे थे और न जाने कब तक पीते रहते। मगर आज अचानक वो स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गई थी, फिर से उनके जहर भरे जीवन में हलचल मचाने के लिए। क्या मकसद था उसका? वो क्यों आई थी लौटकर उनके पास, जबकि अब उनका उस महिला से कोई वास्ता नहीं रह गया था? मन में एक बार आया कि मना कर दें, परंतु फिर सोचा बिना बात किए उसके मकसद का पता नहीं चलेगा। उन्होंने किसी तरह अपने मन को शांत किया और बोले, ये मेरे घर जाने का समय है, क्या आप शाम को मिल सकती हैं? कितने बजे? उस महिला के स्वर में अचानक उत्साह आ गया। मैं आज शाम को क्लिनिक में ही रहूँगा, आप 6-7 बजे आ जाइएगा। ठीक है। उस महिला के मुंह पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं ठीक 6 बजे आ जाऊँगी, कहकर वो उठ खड़ी हुई। उस महिला के जाने के बाद डॉक्टर फिर से विचारों के जंगल में खो गए। पल भर के लिए उन्हें याद भी नहीं रहा कि उन्हें घर भी जाना है। अटेंडेंट ने याद दिलाया तो वे अपनी यादों की खो से बाहर आए और फिर घर के लिए रवाना हो गए। घर पर उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। बोली, आज कुछ देर हो गई? हाँ, डॉक्टर के पेशे में ऐसा हो जाता है, कभी अचानक कोई मरीज आ जाता है तो देखना ही पड़ता है, उन्होंने सामान्य ढंग से जवाब दिया और फिर हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर जा बैठे। पत्नी के सामने वे भले ही सामान्य ढंग से व्यवहार कर रहे थे, परंतु उनका मन सामान्य नहीं था, उसमें हलचल मची हुई थी। कई सालों बाद शांत झील की सतह पर किसी ने पत्थर फेंक दिया था। ये पत्थर का कोई छोटा टुकड़ा नहीं था। उन्हें लग रहा था जैसे पानी के नीचे किसी ने पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही लुढ़का दिया हो। खाना खाकर डॉक्टर आशीष ने पत्नी से कहा, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, आराम करूँगा, तुम डिस्टर्ब मत करना। पत्नी ने संशय से उनके चेहरे की तरफ देखा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? सिर दर्द हो तो बाम लगा दूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस आराम करना चाहता हूँ, कहकर वे बेडरूम में घुस गए। पत्नी को उनके व्यवहार में आए इस परिवर्तन से अचंभा हुआ, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में लग गई। बहुत सारे काम बाकी थे। लड़का स्कूल से आने वाला था, काम वाली भी शाम तक आती। दिन में उसे आराम करने का समय ही नहीं मिल पाता है। बेटे को खिला पिलाकर उसका होमवर्क कराने बैठ जाती। शाम को जब डॉक्टर अपने क्लिनिक चले जाते और बच्चा खेलने कूदने लगता, तब उसे कुछ आराम करने का मौका मिलता। वो थोड़ी देर के लिए लेट जाती है, बस। बेडरूम में जाकर डॉक्टर ने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लीं, परंतु नींद कहाँ आनी थी। उनके दिल और दिमाग में तो बहुत सारी यादें अचानक नींद से जाग उठी थीं और करवटें बदल बदल कर उन्हें परेशान कर रही थीं। उनकी यादों का कारवां चलता हुआ धीरे धीरे 10 साल पूर्व के जंगल में पहुंच गया। एक जंगल ऐसा था जहां वे दोबारा कभी नहीं जाना चाहते थे, परंतु समय इतना बलवान होता है कि आदमी को न चाहते हुए भी अपने विगत को याद करना पड़ता है।
आशीष एक ज़हीन और गंभीर किस्म के विद्यार्थी थे। उन्होंने लखनऊ के केजीएमयू से एमबीबीएस किया था और वहीं से इंटर्नशिप करके एमडी की डिग्री प्राप्त की थी। वे अब नौकरी की तलाश कर रहे थे। शीघ्र ही उन्हें गुड़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में जॉब मिल गई। हालांकि वे इससे संतुष्ट नहीं थे। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहे थे। तभी उनके लिए रिश्ते आने आरंभ हो गए। उनकी शादी के पहले माँ बाप ने उनकी इच्छा पूछ ली थी। आजकल के चलन के अनुसार वो आवश्यक भी था। आशीष की अपनी कोई पसंद नहीं थी। उन्होंने सब कुछ माता पिता पर छोड़ दिया। चूंकि वे गुड़गांव में नौकरी कर रहे थे, इसलिए घर वालों ने सोचा कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र की कोई लड़की उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। उनके लिए मेडिको लड़की मिल सकती थी, परंतु आशीष ने इस बारे में भी साफ कह दिया कि माता पिता की जो पसंद होगी वही उनकी पसंद होगी। अंत में एक लड़की सभी को पसंद आई। उसने एमबीए किया था और गुड़गांव की ही एक बड़ी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्य कर रही थी। देखने दिखाने की औपचारिकता के बाद आशीष और नंदिता की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्हें लगा कि नंदिता के प्यार में कोई गर्मी नहीं है, दाम्पत्य जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं। रात को जब भी आशीष उसे बाहों में भरकर प्यार करते तो वो बिस्तर पर बर्फ की चट्टान की तरह पड़ी रहती, जिसमें कोई धड़कन, गर्मी और जोश नहीं होता था। आशीष एक डॉक्टर थे, खुले विचारों के थे। उन्हें लगता धीरे धीरे नंदिता भी उन्हें प्यार करने लगेगी, परंतु वे कोई मनोवैज्ञानिक नहीं थे कि नंदिता के मन की उदासी और जीवन के प्रति उसकी निराशा को समझ सकते। जब तक अपने मन की परतें वो ना खोलती, तब तक आशीष को उसकी उदासी का कारण समझ में नहीं आ सकता था। परंतु नंदिता उनके साथ रहते हुए भी जैसे अकेली होती थी। उनसे बहुत कम बात करती थी और घर के कामों में भी कोई रुचि नहीं लेती थी। घर में केवल वही दो प्राणी थे। वैसे तो नौकरानी थी और घर के ज़्यादातर काम वही करती थी। पति पत्नी के पास पर्याप्त समय होता था कि एक दूसरे से दिल की बात करते, एक दूसरे को समझते, परंतु नंदिता उनसे बातें करने में भी कोई रुचि नहीं लेती थी। ऑफिस से आने के बाद हताश निराश बिस्तर पर लेट जाती, जैसे सैकड़ों मील की यात्रा करके आई हो। चेहरा बुझा होता, आंखों की रोशनी पर जैसे काला पर्दा पड़ा होता, हाथ पैर ढीले होते। और रात में उसके साथ प्यार करते समय आशीष को ऐसे ठंडेपन का एहसास होता जैसे वे मुर्दे के साथ संभोग कर रहे हों। डॉक्टर आशीष मनुष्य के प्रत्येक अंग की जानकारी रखते थे। वे इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि नंदिता केवल उनकी नहीं है, शादी के बाद भी नहीं, पहले भी वो किसी और की थी और आज भी उसके किसी और से शारीरिक संबंध हैं। वो दिन में उसी के साथ रहकर आती थी। ये बात तो आशीष से छिपी नहीं रह सकी थी। दोनों पति पत्नी थे। अगर उसे इस संबंध से इतनी घृणा थी तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों की थी? क्या उसके ऊपर उसके घर वालों का कोई दबाव था? और अगर वो पहले से ही किसी व्यक्ति के साथ प्यार के खेल में लिप्त थी तो उसी के साथ शादी क्यों नहीं की? क्या वो शादीशुदा था? अगर हाँ, तो अब तक उसके साथ अपने संबंधों को क्यों नहीं तोड़ा था? वो भी तो अब शादीशुदा थी। दाम्पत्य जीवन के प्रति उसकी अपनी जिम्मेदारी थी। एक शाम उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, नंदिता, ना तो मैं तुमसे तुम्हारे विगत के बारे में पूछूंगा, ना आज के बारे में, परंतु मैं इतना अवश्य चाहता हूँ कि तुम जिस आग में जल रही हो उसमें मुझे जलाने का उपक्रम मत करो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मेरा अपराध केवल इतना है कि मैंने तुमसे शादी की है, परंतु इस छोटे से अपराध के लिए मैं काले पानी की सज़ा नहीं भोग सकता। तुम मुझे साफ साफ बता दो, तुम क्या चाहती हो? नंदिता खोई खोई आंखों से देखती रही। वो विचार मग्न थी। उसकी आंखों में हल्का गीलापन आ गया। फिर ऐसा लगा जैसे वो रो पड़ेगी। उसने अपनी आंखें झुका लीं और लरजते स्वर में बोली, मैं जानती थी एक दिन यही होगा। मैं आपका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती थी, परंतु समाज और परिवार के रीति रिवाज कई बार हमें वो नहीं करने देते जो हम चाहते हैं। हमें उनकी इच्छा और दबाव के आगे झुकना पड़ता है। तब हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो ना हमारा होता है, न समाज और न परिवार का। तुम्हारी क्या मजबूरी है? मुझे नहीं पता। बता सकती हो तो हम कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। नहीं, मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं। ये मत समझना कि मैं जानबूझकर आपको उपेक्षित करती रहती हूँ। वास्तव में मैं अपने अपराध बोध से इतना अधिक ग्रस्त रहती हूँ कि आपके साथ सामान्य व्यवहार नहीं कर पाती। मेरा अपराध मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। अगर तुमने कोई अपराध किया है तो उसका प्रायश्चित कर सकती हो। यही तो मुश्किल है। मेरा अपराध मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। आशीष की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने नंदिता की तरफ ऐसे देखा कि जैसे कह रहे हों, अगर चाहो तो बता सकती हो। नंदिता ने कहा, आपसे कुछ छिपाने का कोई कारण नहीं। मैं आपको बता सकती हूँ। कम से कम मेरा अपराध बोध कुछ हद तक तो कम हो जाएगा। परंतु मैं जानती हूँ जो गलती मैं कर रही हूँ वो किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। मैं चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती।
वो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो तुम मेरा पीछा छोड़कर उससे विवाह कर लो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। ये सुनकर नंदिता सन्न रह गई। उसका बदन काँप गया, आंखों में भय की एक गहरी छाया व्याप्त हो गई। वो लगभग चीखते हुए बोली, नहीं, वो पहले से ही विवाहित है, मेरे साथ शादी नहीं कर सकता। आशीष के दिमाग की नसें फटने लगीं। नंदिता कौन सा खेल खेल रही है? वो अपने पति से सामान्य संबंध बनाकर नहीं रख रही, और जिसके साथ उसकी शादी नहीं हुई वह उसका सर्वस्व है। वो उसके साथ अपने नाजायज संबंध नहीं तोड़ सकती। वो नंदिता के जीवन के साथ ही नहीं, उसके बदन के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। अपने देह सुख के लिए वो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, परंतु उसकी खातिर नंदिता अपने वैवाहिक जीवन में जहर घोल रही है। वो अपने विवेक से काम नहीं ले रही। वो भावुकता और मोह में फंसी है, जो गलती पर गलती करती जा रही थी, और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते पर चलकर वो अपने जीवन को सुखी बना सकती है। नंदिता खुद ही सारी बातें बता रही थी। वो मेरा पहला प्यार था, मैं भावुक थी, वो चालाक था, उसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, मैं बहक गई, अपना शरीर उसे सौंप बैठी। बाद में पता चला कि वो विवाहित है, फिर भी मैं उससे अपना संबंध नहीं तोड़ पाई। जब भी उसे देखती हूँ तो पागल हो जाती हूँ। पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है, उसकी बातों में कौन सा ऐसा जादू है जो मैं उसकी तरफ खिंची चली जाती हूँ। शादी के बाद मैंने न जाने कितनी बार कोशिश की कि उससे ना मिलूं, उसके सामने ना पढ़ूं, परंतु जब वो मेरे सामने नहीं होता तो मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, उससे मिलने के लिए तड़पती हूँ। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती, आपके बारे में भी नहीं। मैं आपको अपना शरीर सौंपती हूँ, परंतु तब मेरा मन उसके पास होता है। मैं जानती हूँ कि मैं आपके प्रति निष्ठावान नहीं हूँ, विवाहित जीवन की ईमानदारी से परे मैं आपके साथ छल कर रही हूँ, परंतु मेरा अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं एक कमज़ोर नारी हूँ, ये मेरा अपराध है। कोई भी पुरुष या नारी कमज़ोर नहीं होता, हम केवल भावुकता और प्रेम का बहाना बनाते रहते हैं। दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, हम माँ बाप को त्याग देते हैं, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देते हैं, और भी बहुत सी प्रिय चीज़ों को जीवन में त्याग देते हैं। तब फिर किसी बुराई को हम क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या बुराई में ज़्यादा आकर्षण होता है इसलिए? मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या कारण था। शादी के बाद तुमने उससे दूर रहने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरी बातें सुनकर नंदिता बोली, बहुत की, परंतु मन उसी की तरफ भागता है। वो मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम भी नहीं करता, कहीं और काम करता है। वो मुझे ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करता, परंतु जब उसका फ़ोन नहीं आता तो मैं बेचैन हो जाती हूँ, स्वयं उसे फ़ोन करके बुलाती हूँ। मैं क्या करूँ? आशीष के पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, परंतु वे अच्छी तरह समझ गए कि नंदिता मजबूत चरित्र की लड़की नहीं है। वो भावुक है, नासमझ है, और समय अनुसार अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाती। भला बुरा वो समझती है, परंतु बुराई से दूर रहना नहीं चाहती। उसमें उसे आनंद मिल रहा है, वो आनंद चाहती है, भले ही वो नाजायज तरीके से मिल रहा हो। आशीष ने काफ़ी सोच विचार किया। ऐसी परिस्थिति में उनके पास बस दो ही विकल्प थे, नंदिता को पूरी तरह से आज़ाद कर दें ताकि वो अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी निर्वाह कर सके, या फिर उसे अपने साथ रखकर उसका किसी मनोवैज्ञानिक से इलाज करवाएं। ये स्थिति उनके लिए काफ़ी कठिन और यंत्रणादायी होती। वे तिल तिल कर घुटते और नंदिता का छल उनके मन में, लेकिन फिर भी नंदिता को सुधरने का मौका देकर वे महान बन सकते थे। वे इतने दयालु तो थे ही, परंतु सब कुछ करने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हुई तो तब वे अपने आप को किस प्रकार संभाल पाएंगे? ये क्या कम दुखदाई है कि उनकी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ पूरी ऊष्मा के साथ पूरा दिन बिताने के बाद उनके साथ रात में बर्फ़ की सिल की तरह लेट जाती है, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं है, पति के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। इस स्थिति को क्या वे अधिक दिन तक बर्दाश्त कर पाएंगे? और जब कभी उनके बच्चे होंगे तो क्या वे अपने आप को समझा पाएंगे कि वे बच्चे उनके ही वीर्य से उत्पन्न हुए हैं? यह जांचने के लिए वे डीएनए तो नहीं करवाते फिरेंगे। जीवन भर वे संशय और अनजानी चिंता के भंवर में डूबते उतराते रहेंगे। यह एक ऐसी सजा होती है जो मनुष्य को ना मरने देती है ना ही जीने। आशीष ने कहा, तुम क्या चाहती हो? सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर तुम अपने को सुधार सको तो मैं तुम्हें अपने पास रखने को तैयार हूँ, अगर नहीं तो तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, जो चाहे कर सकती हो। नंदिता ने निर्णय लेते हुए कहा, मैं प्रयास करती हूँ। हालांकि आपसे रिश्ता तय होने के बाद भी मैंने प्रयास किया था, और आपसे शादी होने के बाद भी मैं उसके साथ अपना संबंध तोड़ने की जद्दोजहद करती रही हूँ। यही कारण था कि मैं घर में आपसे सामान्य व्यवहार न कर सकी। देखती हूँ शायद मैं उससे छुटकारा पा सकूँ।
नंदिता ने अपने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली ताकि वो उस व्यक्ति से दूर रह सके, परंतु आधुनिक युग के संचार माध्यमों के कारण आदमी की निजता काफी हद तक समाप्त हो गई है। नंदिता ने कोशिश की कि वो घर के कामों में अपने को व्यस्त रखे, टीवी देखकर अपने मन को इधर उधर भटकने से रोके और पुस्तकें पढ़कर समय गुजारे, परंतु मोबाइल की दुनिया में उसके लिए ये संभव नहीं था। उस व्यक्ति का पहली बार फोन आया तो उसने नहीं उठाया। उसने मैसेज किया तो भी ध्यान नहीं दिया, परंतु कब तक? लगातार कोई फ़ोन करे, मैसेज करे तो दूसरा व्यक्ति उससे बात करने के लिए बाध्य हो ही जाता है। उसने बात की तो उधर से आवाज़ आई, क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हें? न फ़ोन उठाती हो, न स्वयं फ़ोन करती हो। कोई जवाब नहीं। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? स्वर में अधिकार भाव था। प्रजीत, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे लिए अब इस संबंध को आगे कायम रखना संभव नहीं है। उधर कुछ देर चुप्पी रही, फिर स्वर उभरा, अच्छा एक बार मिल लो, फिर मैं सोचूंगा। पक्का तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? नंदिता चहककर बोली। हाँ। उधर से भी प्रसन्नता भरी आवाज़ आई, मैं तुम्हें इसी तरह चहकते हुए देखना चाहता हूँ। दिन का समय था, आशीष अपने अस्पताल में थे। नंदिता के पास काफ़ी समय था। वो तैयार होकर गई, परंतु जब उस व्यक्ति से मिलकर लौटी तो वो खुश नहीं थी। वो अंदर से टूट गई थी, रो रही थी, परंतु उसका रोना किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। नंदिता के व्यवहार से रात में आशीष को बिना बताए ही पता चल गया कि नंदिता अपने प्रेमी की बाहों में सोकर आई है। उस रात आशीष ने उसके साथ संबंध बनाते हुए अपने आप को रोक लिया और पूछा, तुम किसके पास गई थी? नंदिता खुद को रोक नहीं सकी। आप जो चाहे मुझे सजा दें, मैं आपकी गुनहगार हूँ, परंतु सच ये है कि मैं उसे छोड़ नहीं सकती और ना ही वो मुझे छोड़ सकता है। तो फिर तुम मुझे छोड़ दो, आशीष ने अंतिम निर्णय लेते हुए कहा। नंदिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस आशीष के चेहरे को देखती रही। आशीष समझ नहीं पा रहा था नंदिता किस तरह की औरत है और उसके मन में क्या है। क्यों वो जानबूझकर आग में कूद रही है? कोई इस तरह अपने जीवन को बर्बाद करता है क्या? ठीक है, अंत में नंदिता ने कहा। उसके स्वर में कोई अपराध बोध नहीं था। संभवतया उसने स्वयं आशीष से पीछा छुड़ाने का निर्णय ले लिया, परंतु उसे आशा नहीं थी कि आशीष इतनी आसानी से उसे छोड़ने पर मान जाएंगे। उन दोनों ने आपस में सलाह ली और परिजनों एवं खास रिश्तेदारों की मौजूदगी में बिना वास्तविक कारण बताए तलाक की सहमति पर मोहर लगा दी। नंदिता से अलग होकर आशीष टूटे नहीं, परंतु जहर का एक लंबा कड़वा घूंट पीकर रह गए। नंदिता के जहर को वे पी तो गए, परंतु उसका असर उनके दिलो दिमाग में अभी तक छाया था। बहुत तो कोशिश की उबरने की, परंतु उबर नहीं पाए। वे गुड़गांव की नौकरी छोड़कर लखनऊ चले आए। कुछ दिन तक घर पर बिना किसी काम के रहे। माता पिता ने भी उन्हें कुछ करने की सलाह नहीं दी, परंतु कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय रहकर जीवन नहीं गुजार सकता। चाहे कितना ही धन संपन्न क्यों न हो, निष्क्रियता मनुष्य को बीमार बना देती है। आशीष स्वभाव के पेचीदा नहीं थे, जीवन को सरल और सहज भाव से जीना चाहते थे। माता पिता की सलाह से उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इस बार इतना ध्यान रखा कि लड़की कामकाजी ना हो, बस पढ़ी लिखी हो। दिव्या उस समय LLB कर रही थी जब आशीष के लिए उसके रिश्ते की मांग किसी रिश्तेदार के माध्यम से पहुंची। दिव्या को आशीष के साथ रिश्ते में कोई ऐतराज नहीं था, बस वो चाहती थी कि कभी ज़रूरत पड़ी तो उसे वकालत की प्रैक्टिस करने से मना ना किया जाए, और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। ज़रूरत पर पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आर्थिक जिम्मेदारी भी वहन करते हैं। आज आशीष अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ खुश हैं। बेटा लगभग 5 साल का है और स्कूल जाने लगा है। दिव्या परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही है। आशीष के माता पिता लखनऊ में ही अपनी पुश्तैनी मकान में अलग रहते हैं, जबकि आशीष अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गोमती नगर में अपने बनाए मकान में रहते हैं। वे सभी एक साथ रह सकते थे और इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं था, परंतु आशीष के मम्मी पापा चाहते थे कि बड़े होकर बच्चे अपने ढंग से स्वतंत्र रूप से रहें, तो उनमें आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सजगता आती है। पर किसी मुसीबत की घड़ी में वे सब साथ होते थे। दिव्या के साथ 8 साल के उनके दाम्पत्य जीवन में कभी कटुता के क्षण नहीं आए थे। दिव्या से शादी के 2 वर्ष पूर्व उन्होंने जो जहर पिया था उसका असर धीरे धीरे कम हो गया था, परंतु आज 10 साल बाद जब वे अपने सुखमय जीवन में पत्नी और बेटे के साथ खुश और प्रसन्न थे कि अचानक वो जहर की शीशी फिर से उनके हाथ में आ गई थी। नंदिता आज उनसे मिलने आई थी। किस लिए, क्या चाहती है वो उनसे? उनका अब एक दूसरे से क्या संबंध है? किस कारण उसने उनके पास आने की हिम्मत बटोरी है? कोई ना कोई खास बात अवश्य होगी। जब तक नंदिता के मन को वो फिर से नहीं पड़ेंगे, उनके मन में उठने वाले सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। वे चाहते तो नंदिता से मिलने के लिए साफ साफ मना कर देते, परंतु वे इतने कोमल मन के हैं कि अपने कातिल का भी दिल नहीं दुखा सकते।
वे साफ मन से नंदिता से मिलने के लिए तैयार थे। उसकी बात सुनना चाहते थे और जानना चाहते थे कि वो उनसे क्या चाहती है। शाम को 6 बजे जब आशीष अपने क्लिनिक पहुंचे तो नंदिता वहां पहले से मौजूद थी। उन्हें देखते ही उसके चेहरे पर अनोखी चमक आ गई। वे भी हल्के से मुस्कुराए और अपने केबिन में चले गए। पीछे पीछे नंदिता को आने का इशारा किया। वे अपनी कुर्सी पर बैठ गए तो नंदिता भी बेतकल्लुफी से उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इस समय उसके चेहरे पर उदासी की कोई छाया नहीं थी। वो बन संवर कर भी आई थी और सुंदर लग रही थी। उसकी चमकती आंखों में एक प्यास सी जाग उठी थी। ये कैसी प्यास थी, डॉक्टर आशीष समझ नहीं पाए और वे समझना भी नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने उसके चेहरे से नजरें हटाकर पूछा, हाँ कहो, कैसी हो? नंदिता ने एक ठंडी सांस ली और फिर कशिश भरी आवाज में बोली, अभी भी आपको मेरी चिंता है? नंदिता का ये प्रश्न व्यर्थ था। उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरा पता कहाँ से मिला? अब वे अनौपचारिक हो गए थे और नंदिता को तुम कहकर बुलाने लगे थे। आज के ज़माने में ये कोई मुश्किल काम नहीं। लगभग हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सोशल मीडिया में घुसा हुआ है। फेसबुक से आपका पता मिला और फिर? अच्छा बताओ, क्यों मिलना चाहती थी? उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के पूछा। नंदिता ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, आप अन्यथा मत लेना, परंतु मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने आज ये समझ लिया है, जो व्यक्ति अपनी जवानी में अनैतिक कार्य करता है, समाज के नियमों के विपरीत कदम उठाता है, परिवार और दाम्पत्य जीवन की निष्ठा को नहीं समझ पाता, वो एक न एक दिन अवश्य घोर कष्ट उठाता है। अपनी जवानी के नशे में चूर मैं जिसे सोना समझती थी, वो मिट्टी का ढेला निकला। जिसके लिए मैंने आपको, अपने मम्मी पापा और सभी रिश्तों को ठुकरा दिया, वही एक दिन मुझे ठुकरा कर चला गया। क्यों गया, ये कहना बेमानी है। दोस्तों, कहानी का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। आखिरी भाग सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें।